गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज का यह वीडियो बीए सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मार्केट फेल्योर। इस वीडियो में हम स्लाइड के माध्यम से देखेंगे मार्केट फेल्योर क्या है, कॉज ऑफ मार्केट फेल्योर क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि व्हाट इज़ मार्केट फेल्योर। तो पॉइंट वाइज देखिए कि मार्केट फेलियर इज अ मार्केट सिचुएशन डिफाइंड बाय एन इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द फ्री मार्केट। मतलब जो मार्केट फेलियर है यह एक सिचुएशन, एक स्थिति को दर्शाता है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का जो फ्री मार्केट में इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो वितरण है गुड्स एंड सर्विस का वो क्या है मार्केट में, किस तरीके का है, इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी मार्केट में किसी भी गुड्स एंड सर्विस का। तो यह सिचुएशन हमारा जो है वो मार्केट फेल्योर को बतलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ईच इंडिविजुअल मेक्स द करेक्ट डिसीजन फॉर हिम बट दोज प्रूव टू बी द रॉन्ग डिसीजन फॉर द ग्रुप। अब मार्केट फेल्योर में क्या देखते हैं कि जो यूनिट है, सारा यूनिट इंडिविजुअल लेवल पे वो सही डिसीजन ले रहा है, मान के चलिए उसको लग रहा है कि उसके द्वारा लिया हुआ डिसीजन जो है वो बेटर है, लेकिन जब वो सब इंडिविजुअल डिसीजन ग्रुप डिसीजन में कन्वर्ट होता है, पूरे ग्रुप के रूप में जब सामने आता है तो पता चलता है वो डिसीजन गलत था। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इंडिविजुअल डिसीजन में भी करेक्ट, वो हो सकता है सही हो, लेकिन एज ए ग्रुप जो सारे इंडिविजुअल डिसीजंस को आप एक जगह सम अप करें और उसका जो आउटकम हो वो आउटकम बहुत बेनिफिशियल ना हो, वो गलत डिसीजन हो जाए, तो वो भी मार्केट फेलियर होगा। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट फेलियर को अगर एकदम इजी लैंग्वेज में समझना है कि मार्केट फेलियर है क्या, तो वो सीधा सीधा आप कह सकते हैं मार्केट फेलियर मीन्स डिमांड सप्लाई मिसमैच। मतलब डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है, जैसे किसी कमोडिटी का मार्केट में डिमांड है और प्रोड्यूसर उस वस्तु के जगह पे किसी और वस्तु के को सप्लाई कर रहा है क्योंकि उस वस्तु में उसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट उसे वहाँ पे दिख रहा है, तो उस वस्तु का वो सप्लाई करे। और कंज्यूमर दूसरे वस्तु का डिमांड कर रहा हो मार्केट में, तो क्या हो जाएगा, जो प्रोड्यूसर अलग एम लेके काम कर रहा है, कंज्यूमर का अलग रिक्वायरमेंट है, तो दोनों का जो डिमांड है और सप्लाई है, प्रोड्यूसर का सप्लाई और कंज्यूमर का डिमांड, दोनों यहाँ पे मिसमैच करेगा और इस मिसमैच के कारण मार्केट फेल्योर का सिचुएशन आएगा। जैसे हम शुरू से देख रहे हैं कि मार्केट क्लियर होना, तो मार्केट क्लियर होना क्या दर्शाता है कि जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को मैच करे, मतलब जिस अमाउंट में गुड्स एंड सर्विस मार्केट में अवेलेबल है उसी को पब्लिक डिमांड कर रहा है, उतना ही अमाउंट में गुड्स एंड सर्विस को जब पब्लिक डिमांड करती है तो सप्लाई और डिमांड जब एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम का सिचुएशन, या इक्विलिब्रियम है मार्केट क्लियर का सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ मार्केट फेलियर का सिचुएशन हमको बताना है कि मार्केट फेलियर कैसे हो जाता है। तो क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई जो है इस दोनों में मिसमैच हो जाता है, और इस ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ इनएफिशिएंसी होती है। इनएफिशिएंसी किस में, गुड्स एंड सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यह इस इनएफिशिएंसी के कारण मार्केट फेलियर होता है। अब हमें देखना है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि मार्केट फेलियर के लिए कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल। यहाँ देखिए कि 4 मेन और बेसिक रीजन है मार्केट फेलियर का। पहला है मार्केट पावर और मोनोपोली पावर, सेकेंड है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, थर्ड है एक्सटर्नलिटीज़ एंड फोर्थ है पब्लिक गुड्स। ये 4 फैक्टर है, ये 4 रीजन है मार्केट फेलियर का।
कोई भी इकनॉमी में अगर आप या कोई भी मार्केट को आप देखते हैं कि मार्केट फेल कर रहा है, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हो सकता है इसमें से कोई एक फैक्टर हो सकता है एक से अधिक फैक्टर हो सकता है इसमें के सब फैक्टर इन्वॉल्व हो मार्केट के फेल्योर में। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 4 जो फैक्टर है, यही 4 फैक्टर बेसिकली मार्केट फेलियर के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं के कारण कोई भी मार्केट जो है वो फेल करता है, मतलब वही डिमांड सप्लाई मिसमैच करता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इस चारों जो रीजन है उसको एक एक करके हम एक एक स्लाइड में इन चीज़ को देख रहे हैं। फर्स्ट हम देखते हैं मार्केट पावर। इसी को आप मोनोपोली पावर भी जब हो जाए उसको भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, इनएफिशिएंसी अराइजेज व्हेन ए प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ ए फैक्टर इनपुट हैज़ मार्केट पावर। जैसे मान लीजिए या तो प्रोड्यूसर या सप्लायर को क्या हो मार्केट पावर, मतलब वो कंट्रोल करे इनपुट को कंट्रोल करे या अपने प्रोडक्ट के सप्लाई को कंट्रोल में रखे। तो इसके कारण क्या होता है कि वो एक तरह से मोनोपोली पावर जनरेट कर लेता है और इसके कारण भी मार्केट फेल करता है। अब जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि एक एग्जांपल हम लिए हैं कि मान लीजिए किसी इकनॉमी में 2 तरह का प्रोडक्ट है, उसका उत्पादन किया जा रहा है। एक प्रोडक्ट है फूड और दूसरा है क्लॉथ। अब ये 2 तरह का इंडस्ट्री जो है किसी इकनॉमी में है। अब मान लीजिए लेबर है फैक्टर इनपुट के रूप में, जिसका इस्तेमाल दोनों जगह होना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि लेबर का यूनियन है। अब यूनियन क्या है, लेबर सप्लाई के लिए वो काम कर रहा है और वो जो लेबर सप्लाई कर रहा है, मान लीजिए अब लेबर में मान लीजिए जो फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री का जो वेज है, यहाँ पे हम शुरू से जान रहे हैं कि जो इफिशिएंट मार्केट कब होता है, जब सब जगह मार्जिनल जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको पे कर रहे हैं और सब इंडस्ट्री में कॉस्टिंग सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो यूनियन है वो किसी रीजन से लेबर सप्लाई फूड इंडस्ट्री को कम वो कर रहा है और वो लेबर ज़्यादा कहाँ लग रहा है, क्लॉथ इंडस्ट्री में। तो क्या होगा ऐसे में कि जब लेबर सप्लाई फूड इंडस्ट्री में कम होगा तो वहाँ पे वेज क्या हो, चूँकि हाई वेज हो। अब मान लीजिए यूनियन है वो लेबर को हाई वेज पे नेगोशिएट कर रहा हो, किसके लिए, फूड इंडस्ट्री के लिए, कि फूड इंडस्ट्री में तो जब हाई वेज होगा तो कम लेबर का उस रिक्वायरमेंट करेगा, कम लेबर को हायर करेगा वो। और क्लॉथ इंडस्ट्री क्या है कि कम वेज है तो उसके यहाँ ज़्यादा लेबर को चाहेगा अपने यहाँ एम्प्लॉय करना। तो नतीजा क्या होगा कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेबर का वो इनएफिशिएंट होगा। अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, द इनपुट इफिशियंसी कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड बिकॉज क्लॉथ इंडस्ट्री में क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो लेबर फॉर कैपिटल है वो इक्वल किसके है, WC/R, मतलब MRTS क्लॉथ में जो लेबर फॉर कैपिटल है वो क्या है, वेज ऑफ जो उसको क्लॉथ इंडस्ट्री में WC/R के थ्रू, मतलब जो R क्या है यहाँ पे कैपिटल का रेंटिंग प्राइस दिखा रहा है और WC क्या लेबर का वेज दिखा रहा है। यह दोनों एक दूसरे के बराबर है। लेकिन ये फिर फूड इंडस्ट्री में जो है वो क्या हो रहा है कि फूड इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं कि द वेज पेड वुड बी ग्रेटर दैन द वेज पेड इन क्लॉथिंग इंडस्ट्री, मतलब कम लेबर है कहाँ पे, फूड इंडस्ट्री में। तो फूड इंडस्ट्री में कम लेबर होने के कारण उसका वेज क्या है, हाई है। तो अब क्या होगा कि एक इकनॉमी में 2 इंडस्ट्री है और दोनों का जो मार्जिनल लेबर का जो वेज पे किया जा रहा है वो क्या है, डिफरेंस है। अब इफ़िशियंसी कब होती, आप नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, उसमें आपको दिखेगा जब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इन फूड का लेबर फॉर कैपिटल इक्वल टू होता WF/R इक्वल टू WC/R
इक्वल टू MRTS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्लॉथ फॉर लेबर टू कैपिटल। ये सब अगर इक्वल रहता तो क्या मानते हैं कि मार्केट इफ़िशियंट है। यहाँ पे इफ़िशियंट डिस्ट्रीब्यूशन है वेज का, लेबर का, दोनों इंडस्ट्री के बीच। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि दो ही इंडस्ट्री है और एक ही फैक्टर है, तो यहाँ पे MRTS जो था वो अगर इक्वल रहता दोनों का तो इफ़िशियंट होता। लेकिन आप देखे हैं कि फूड इंडस्ट्री में हाई वेज है। तो अब आप देखिएगा वो जो पॉइंट है वो कैसे लिखा हुआ है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो फूड का है लेबर फॉर कैपिटल WF/R इज़ ग्रेटर दैन WC/R। मतलब हमारा जो रेशियो है फूड इंडस्ट्री में MRTS का वो किससे अधिक है, क्लॉथिंग से। तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे इनएफिशिएंसी है। तो वही सबसे लास्ट पॉइंट शो कर रहा है कि दिस रिजल्ट इन इनपुट इनएफिशिएंसी बिकॉज इफिशिएंसी रिक्वायर्ड दैट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी इक्वल इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन दोनों गुड्स में इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इनएफिशिएंसी है। और ये मार्केट पावर कारण हो रहा है कि ये क्या हो रहा है कि लेबर का या इनपुट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सही नहीं है, जिसके कारण दोनों सेक्टर को इक्वल लेबर नहीं मिल रहा है और इसके कारण इसको बोलते हैं ये इनएफिशिएंसी है और ये भी मार्केट फेलियर का एक रीजन है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, या इसी को एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बोला जाता है। हम लोग शुरू से एक एजम्पशन को लेके चलते थे कि द कंक्लूजन दैट मार्केट वर्क efficiently rest heavily on the assumption that consumers and producers have full knowledge of product characteristics and prevailing price etc. मतलब जो भी मार्केट का इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट है, किसको, कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को भी। ये हम लोग पहले से मानते हैं, एक एजम्पशन हम लेके चलते हैं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को मार्केट का फुल नॉलेज है। फुल नॉलेज का क्या मतलब कि प्रोडक्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह का प्रोडक्ट है, उसका मार्केट में प्राइस क्या है, उसके क्वालिटी क्या है, इस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोड्यूसर को भी पता है और कंज्यूमर को भी पता है। अब मानिए कि कंज्यूमर के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है प्रोडक्ट क्वालिटी का, तो मार्केट कभी भी इफ़िशिएंटली नहीं काम करेगा। अब क्या होगा कि जब इंफॉर्मेशन नहीं होगा, मान लीजिए कंज्यूमर को सही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो क्या होगा कि वो अपना इक्विलिब्रियम जितना पैसा में बेटर प्रोडक्ट को खरीद सकता था उससे अधिक पैसा में हो सकता है कि उससे कम क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्योंकि उसको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है कि वह ज़्यादा पैसा खर्च करके कम ग्रेड का प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तो ये मार्केट एफिशिएंट नहीं होगा। दूसरी तरफ क्या होगा कि मान लीजिए कंज्यूमर जिस तरह का प्रोडक्ट चाह रहा है, प्रोड्यूसर को इस बात का पता नहीं हो सही से। अब इसका क्या नतीजा होगा कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट का डिमांड है वो प्रोडक्ट का सप्लाई कम हो जाएगा, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी मार्केट में, और जिस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है वह प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ऐसे में क्या होगा कि प्रोडक्ट मिसमैच करेगा, डिमांड किसी प्रोडक्ट का कंज्यूमर कर रहा है और प्रोड्यूसर किसी और प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए भेज रहा है। तो दोनों के बीच फिर आप देखेंगे डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा कि रिक्वायरमेंट, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे कि मार्केट में कंज्यूमर डिमांड कर रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में डव साबुन का, ठीक है, और जो प्रोड्यूसर है, अब कंज्यूमर का जो डिमांड है वो प्रोड्यूसर तक मान लीजिए सही रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा हो किसी कम्युनिकेशन गैप के कारण या कोई भी फॉर्म के कारण। अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है कि लक्स का सप्लाई कर रहा है, तो मार्केट में क्या होगा, डव का सप्लाई बहुत कम होगा और डिमांड अधिक होगा, लक्स का सप्लाई अधिक होगा, डिमांड कम होगा। तो नतीजा क्या होगा, ये इम्परफेक्ट मैच होगा।
डिमांड और सप्लाई के बीच में, तो फिर से मार्केट फेल्योर की ओर चला जाएगा। दूसरी बात कि पॉइंट में आप देखिए कि वाइल सम कंज्यूमर मे नॉट बाय ए प्रोडक्ट इवन दो दे वुड बेनिफिट फ्रॉम डूइंग सो अदर प्रोडक्ट्स दैट लीव देम वर्स ऑफ। कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपको बेनिफिट दे सकता है, जिसका आपको बेनिफिट होगा, उस प्रोडक्ट की जानकारी आपको नहीं दी जाती है, और ऐसे प्रोडक्ट जिससे आपको नुकसान हो वह प्रोडक्ट आपको आसानी से दिख जाए या उस तरह का प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रहे। तो नतीजा क्या होगा कि बेनिफिट होने वाला प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल नहीं करके जिससे नुकसान है उस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, और ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के कारण क्या होता है कि मार्केट फेल करता है। ये कंज्यूमर के सामने भी बहुत तरह का प्रॉब्लम है कि उसको बहुत बार होता है कि हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं कि किस ऑप्शन का चुनाव हमारे लिए बेहतर होगा। इस तरह का सिचुएशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है इंश्योरेंस के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में आपको अगर जानकारी लेनी हो तो जो आपको इंश्योरेंस सेल करते हैं वो आपको पूरी जानकारी नहीं देते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वो अपने इंसेंटिव के लिए ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को भी आपसे सेल कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी नहीं होता है। तो नुकसान क्या, या आपके ज़रूरत के अनुसार नहीं है। हर व्यक्ति का इंश्योरेंस जो हम परचेज करते हैं सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सबका रिक्वायरमेंट सेम नहीं है, सबका इफ़िशियंसी या सबका जो कैपेसिटी है सेम तरह के पॉलिसी को हैंडल करने की नहीं है। लेकिन जो सेलर है, जो इंश्योरेंस सेल करता है, उसको क्या है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट जिस प्रोडक्ट में मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को वही प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता है। इसका नुकसान होता है हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से। दूसरा, इसका हम हेल्थ सेक्टर में इसका मिसयूज़ को देखते हैं। अब हेल्थ सेक्टर में हर कोई के पास पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि जितने तरह के टेस्ट हैं या जो भी डायग्नोसिस हो रहा है, आपका जो भी डायग्नोसिस में आप जाते हैं तो आपको किस तरह का मेडिसिन, किस तरह का टेस्ट का ज़रूरत है ये आपको पता होता है। इसमें क्या होता है कि कई बार आपको जिस टेस्ट की, जिस मेडिसिन की, जिस प्रोसीज्योर की ज़रूरत नहीं है वो भी उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है और आपका यहाँ नुकसान होता है। तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है जिसके कारण भी मार्केट फेलियर करता है। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं एक्सटर्नलिटीज़। तो एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि फर्स्ट पॉइंट को देखिए, एन एक्सटर्नलिटी इज अ कॉस्ट और बेनिफिट imposed on an individual और a group that is outside the transaction। मतलब एक्सटर्नलिटीज है, एक कह सकते हैं किसी चीज़ का कीमत चुकाना या उसका लाभ होना उस सिचुएशन में जो सिस्टम में इन्वॉल्व ही नहीं हो। जैसे एक एग्जांपल है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब क्या है। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में, किसी सिटी में कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक इंडस्ट्री का यूनिट एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। अब उस इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो वहाँ के वाटर में जाएगा, वाटर में डिस्चार्ज करेगा, वहाँ के नाला में या वहाँ के जो नदी है उसमें वो डिस्चार्ज करेगा। वहाँ से वो स्मोक आउट करेगा जिसका नतीजा क्या होगा कि एयर पॉल्यूशन होगा। अब उस एयर पॉल्यूशन और उस वाटर पॉल्यूशन को झेलना किसको पड़ेगा, वहाँ के पॉपुलेशन को। उसका नुकसान किसको होगा, वहाँ के पॉपुलेशन को। लेकिन अब इसमें वहाँ के पॉपुलेशन का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने अपना इस्टेब्लिश किया, उसका बेनिफिट उसको जा रहा है। हो सकता है वहाँ से बने हुए प्रोडक्ट को वो बाहर के मार्केट में दे रहा हो, लेकिन उसका कॉस्ट कौन भुगत रहा है, वहाँ रहने वाले लोग। तो ये क्या एक्सटर्नलिटीज़ है। तो एक्सटर्नलिटीज़ जो है उसमें क्या होता है कि जो एक्टिविटी हो रहा है और थर्ड पार्टी पे उसका इम्पैक्ट पड़े। एक्टिविटी या कोई भी ट्रांजैक्शन दो व्यक्ति के बीच हो रहा है लेकिन इफेक्ट इसका थर्ड पार्टी पे भी जाए तो वह एक्सटर्नलिटीज़ कहलाता है। ये भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इंडस्ट्री का आप देखें कि एक निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या हो गया कि वो वर्क किया, इफेक्ट वहाँ के पॉपुलेशन, वहाँ के पॉल्यूशन क्रिएट किया और उसका इम्पैक्ट वहाँ के
पॉपुलेशन पे हुआ। दूसरा ये भी हो सकता है कि उस इंडस्ट्री के वहाँ एस्टैब्लिश होने से वहाँ का जो रेसिडेंशियल एरिया है उसका रेंट उसका बढ़ जाए, वहाँ ज़्यादा संख्या में मकान का डिमांड होने लगे, उसके आसपास में छोटा सा मार्केट डेवलप कर जाए, वहाँ के स्कूल डेवलप कर जाए। चूँकि वहाँ वर्क करने वाले लोग हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए वहाँ मार्केट डेवलप कर जाए, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोगों को बेटर रोड मूवमेंट होगा, वहाँ हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, शहर से कनेक्टिविटी वहाँ इंक्रीज कर जाए। तो ये सब क्या है, आपको बेनिफिट भी हो सकता है इस तरह से। तो ये एक्सटर्नलिटीज़ है। तो एक्सटर्नलिटीज़ इसमें आप कई एग्जांपल, जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक्सटर्नलिटीज़ एट द वर्ल्ड लेवल। अब मान लीजिए कोई देश है जैसे नेपाल, भूटान, ये सब छोटा छोटा देश है, ये इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है, लेकिन अब इंडिया, चाइना जैसे देश अगर ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया और चाइना तक लिमिटेड नहीं है। ये क्या हो रहा है कि ये आसपास के कंट्रीज़ में भी इसका इम्पैक्ट जा रहा है। तो ये क्या है, एक्सटर्नलिटीज़ है। एक्टिविटी इकोनॉमिक कौन कर रहा है ज़्यादा, चाइना, इंडिया, यूएसए, ऐसे कंट्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो भुगतना पड़ रहा है दूसरे को भी। तो इसी तरह से हम बताते हैं कि एक्टिविटी कोई कर रहा है, उसका परिणाम कोई और भुगतता है। तो ये एक्सटर्नलिटीज़ में आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितना पॉइंट वाइज है उन चीज़ों को आप देखिएगा कि किस तरीके से ये एक्सटर्नलिटीज़ जो है सो मार्केट में एक काम करता है। जैसे उसमें देखिए एक पॉइंट है, दिस इज एन एक्सटर्नलिटीज व्हेन कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैज़ एन indirect effect on the consumption or production activities that is not reflected directly in market price। आप यही बताएं कि एक्टिविटी कोई और कर रहा है, जैसे कहीं पे कोई एक प्रोडक्शन शुरू होता है, ठीक है। अब मान लीजिए प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट होता है ऑटोमोबाइल का। अब ऑटोमोबाइल के प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इनडायरेक्टली कई कमोडिटीज़ है जिसका डिमांड वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, कई दूसरे कमोडिटीज़ के प्राइस में या कई दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में, जैसे स्टील का डिमांड वहाँ इंक्रीज कर जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का डिमांड इंक्रीज कर जाएगा, ऑटोमोबाइल एसेसरीज़ का डिमांड चेंज करेगा। तो ये क्या दिखाता है कि एक्टिविटीज़ अलग हो, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट दूसरे वस्तु के कंजम्पशन और प्रोडक्शन पे हो। अब ये एक्सटर्नलिटीज़ अगर पॉजिटिव है तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो ये भी एक तरह से क्या करता है, मार्केट फेल्योर की ओर ले जाता है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी एरिया में कोई प्लांट को इस्टेब्लिश करते हैं, कोई मान लीजिए कोई छोटा सा शहर है, उसमें कोई आप एक बड़ा रिटेल सेक्टर, रिटेल मार्केट को या कोई चेन को आप इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, वहाँ के जितने छोटे छोटे रिटेलर्स होंगे वो उस मार्केट से एलिमिनेट हो जाएंगे। जबकि वो डायरेक्टली इनको तो कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उसका एस्टैब्लिशमेंट होना पूरा का पूरा जो स्मॉल स्केल पे जो रिटेलर्स हैं उनको मार्केट से बाहर कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा, मार्केट वहाँ फेलियर करेगा, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत एक का बेनिफिट हुआ और कईयों का नुकसान वहाँ पे हो जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के कारण भी एक मार्केट फेल्योर होता है। तो पहले जानेंगे पब्लिक गुड्स क्या होता है। तो पब्लिक गुड्स है नॉन एक्सक्लूसिव एंड नॉन रिवल गुड्स आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स। मतलब वैसा कमोडिटी जो जिसके कंजम्पशन से आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। नॉन एक्सक्लूसिव मतलब आप कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए उसको कोई पे नहीं करना है। दूसरा नॉन रिवल मतलब वैसा गुड्स जिसका कोई कंपटीटर नहीं हो, वो सब कहलाता है आपका पब्लिक गुड्स। जैसे डिफेंस, अब गवर्नमेंट क्या करे, आपको डिफेंस प्रोवाइड करती है, डिफेंस सर्विस। अब वो डिफेंस सर्विस से किसी को हम वंचित नहीं रख सकते हैं कि आप टैक्स नहीं देते हैं तो आप सुरक्षा कवर में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। सरकार अगर डिफेंस पे खर्च करती है तो उसका बेनिफिट क्या है, उस देश के रहने वाले हर एक व्यक्ति को उस डिफेंस का बेनिफिट है। डिफेंस सर्विस के कारण हमारा देश सुरक्षित है। जो पुलिस सिस्टम है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो सबके लिए है। हम में से कोई भी व्यक्ति
उस सर्विस का इस्तेमाल करने से या उसके बेनिफिट से किसी को रोक नहीं सकते हैं। जैसे किसी सड़क पे, किसी मोहल्ला के किसी सड़क पे सरकार अगर स्ट्रीट लाइट लगाती है, ठीक है, तो अब उस स्ट्रीट लाइट जो लगा उसके इस्तेमाल से या उसके बेनिफिट से आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, उस सब उसका बेनिफिट लेगा, भले वहाँ के लोग टैक्स दे या न दे, लेकिन बेनिफिट सबको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन एक्सक्लूसिव एंड नॉन रिवल, तो इस तरह का गुड्स कहलाता है पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोविजन टू एन एडिशनल कंज्यूमर इज जीरो एंड पीपल कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंज्यूमिंग इट। मतलब वही हुआ कि एडिशनल कंज्यूमर, जैसे स्ट्रीट लाइट है, उससे जितने लोग लाभ लेंगे उससे कोई कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगा, बस एक स्ट्रीट लैंप है उससे सबको बेनिफिट है। कोई एडिशनल आके वहाँ घर बना लेता है उस जगह पे, तभी सरकार के कॉस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा और न ही आप किसी को उस स्ट्रीट लाइट के रोशनी से वंचित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये जो मार्केट का सिस्टम है, जो पब्लिक गुड्स है, ये मार्केट फेल्यूर कैसे करता है उसको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट को आप देखिए, ए पब्लिक गुड कैन बी मेड अवेलेबल cheaply to many consumer, but once it is provided to some consumer it is very difficult to prevent others from consuming it। जैसे कोई प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स के तहत बना रही है, अब अगर उसके सप्लाई को आप मार्केट में सस्ता में कम रेट पे कंज्यूमर को उपलब्ध करा रहे हैं, तो अब आप किसी को रोक नहीं सकते हैं उसको कंज्यूम करने से। तो नतीजा क्या होता है कि जनरली देखा जाता है कि मार्केट गुड्स में फ्री राइडर्स का प्रॉब्लम आ जाता है कि लोग ज़रूरत ना हो तब भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत चीप रेट पे है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके कंजम्पशन से किसी को रोका नहीं जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि मार्केट अंडर सप्लाई हो जाता है। कई बार क्या होता है, अब इसका कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे पीडीएस वगैरह में आप देखते होंगे, क्या होता है कि गवर्नमेंट चीप रेट पे फूड ग्रेन्स सप्लाई करती है, किसके लिए, जो पुअर, जो हमारा स्ट्रैटा है, जो पुअर लोगों हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए। लेकिन वो क्या है, बहुत चीप रेट पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल है, तो कोई बहुत सारे लोग जो सक्षम होते हैं मार्केट प्राइस पे फूड ग्रेन्स खरीदने में, वो भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है फूड ग्रेन्स को हम ले। तो ये समस्या आती है पब्लिक गुड्स में और आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं। तो अंडर सप्लाई होता है और इस अंडर सप्लाई के कारण फिर वही डिमांड सप्लाई मिसमैच करता है और फिर से मार्केट फेलियर होता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक में एक डिससेटिस्फैक्शन होता है, असंतुष्टि हो जाता है सरकार के कारण। तो ये भी एक मार्केट फेलियर का इम्पॉर्टेंट रीज़न है। थैंक यू।